Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we are going to discuss our chapter number 11 और आज का लेक्चर जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्विच स्टेटमेंट का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इफ एल्स और इफ एल्स इफ ये तीन स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। इफ स्टेटमेंट वन वे डिसीजन मेकिंग के लिए थी, यानी टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ सिंगल ऑप्शन, वन वे डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर टू वे के लिए हमने इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा जो दो में से एक का इंतखाब करने के लिए यूज होती है। इसके बाद हमने मल्टी वे डिसीजन मेकिंग देखी जो लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स इफ की शक्ल में पढ़ी थी। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आज हम इफ एल्स इफ का एक ऑल्टरनेटिव पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट है इट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ, यानी ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? मुतबादिल। जो काम हम इफ एल्स इफ से ले सकते थे, थोड़े बहुत फर्क के साथ वो हम स्विच स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं। यानी स्विच स्टेटमेंट वही काम कर रही है जो इफ एल्स इफ करती थी, यानी ये भी मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज यूज फॉर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग। और मल्टी वे डिसीजन मेकिंग क्या होती है? टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस, कि बहुत सी ऑप्शंस में से एक का इंतखाब करेगी। अब स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ में डिफरेंसेस तो कुछ हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि इफ एल्स इफ वाले प्रोग्राम्स थोड़े बहुत फर्क के साथ हम स्विच स्टेटमेंट के साथ डिजाइन कर सकते हैं। फर्क इनमें सिंटैक्स का है। इफ एल्स इफ और तरह से लिखी जाती है, स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका और है। इसके अलावा एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर है कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर हम मुख्तलिफ तरह की तमाम डेटा टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल लें, फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज करें, डिफरेंट तरह से कंडीशंस लगा के कंपेयर करें। इफ एल्स इफ तमाम वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकती है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में एक लिमिटेशन है, एक रुकावट है कि स्विच स्टेटमेंट सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यूज के ऊपर काम करती है, यानी होल नंबर्स या कैरेक्टर्स को कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें जो प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट वर्क विद फ्लोट और डबल वैल्यूज, यानी इसमें रियल वैल्यूज, पॉइंट, डेसिमल या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप डेसिमल वैल्यूज या होल नंबर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप इफ एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप इंटीजर टाइप या कैरेक्टर टाइप वैल्यूज से काम करना चाह रहे हैं या उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर सूटेबल स्टेटमेंट कौन सी होगी? स्विच स्टेटमेंट। इसके अलावा इफ एल्स इफ, इसमें दो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते थे, इफ का और एल्स का। लेकिन स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें चार तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। हर कीवर्ड अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो कीवर्ड्स कौन से हैं? स्विच, केस, डिफॉल्ट और ब्रेक। ये चार कीवर्ड्स हैं जिनसे मिलकर स्विच स्टेटमेंट अपना काम सरअंजाम देती है। सबसे पहले स्विच का काम देखते हैं। स्विच का कीवर्ड इस्तेमाल होता है किसी एक्सप्रेशन या किसी वेरिएबल को चेक करने के लिए। जो इफ एल्स इफ में काम इफ का था, जो कंडीशंस को चेक करती थी, कंडीशंस को कंपेयर करती थी, वो यहां काम, इफ का काम यहां कौन करेगा? स्विच स्टेटमेंट काम करेगी। यानी स्विच स्टेटमेंट किसी भी वेरिएबल को या एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करती है। इसके बाद एक केस स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट आती है। केस स्टेटमेंट का काम क्या है? ये ऑप्शंस को चेक करती है कि ये कंडीशन जब इवैल्यूएट होगी या ये वेरिएबल जब इवैल्यूएट होगा, इसकी कौन कौन सी वैल्यू ऑप्शन के तौर पे आ सकती है। इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जो ऑप्शंस बनती हैं इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की, उनको चेक कौन करेगा? उन्हें केस चेक करेगा। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आती है वो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी एक केस है, और ये केस कब एग्जीक्यूट होता है? जब ऊपर मौजूद कोई वैल्यू कंपैरिजन में मुकम्मल ना हुई हो, यानी अगर ऊपर मौजूद तमाम केसेस फॉल्स हो जाएं, यानी उनके साथ वैल्यू कंपेयर ना हो सके,
तो एंड में एक लास्ट केस एग्जीक्यूट होता है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट केस। और डिफॉल्ट का काम वैसे ही है जैसे आप याद करें लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स इफ पढ़ी थी। तो इफ एल्स इफ में लास्ट एल्स होती है। वो लास्ट एल्स कब चलती है? जब ऊपर मौजूद तमाम कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हों। और उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक स्टेटमेंट के लिखी होती है। तो बेसिकली जो लास्ट अनहैंडल्ड ऑप्शन है, यानी अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो फिर जो ऑप्शन या जो केस चलेगा वो कौन सा होगा? वो डिफॉल्ट केस होगा। और इसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट का काम यह है स्विच की बॉडी से कंट्रोल को एग्जिट कर देना। यानी जब आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है और आप चाहते हैं कि अगली कंडीशंस या अगले केसेस मैच ना हो, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी? ब्रेक। ये मैचिंग केस के बाद आपके कंट्रोल को स्विच की बॉडी से बाहर निकाल देगी ताकि अननेसेसरी ऑप्शंस एग्जीक्यूट ना हो सके, सिर्फ रेलिवेंट ऑप्शन ही काम करे। तो अभी फिल वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, यानी ये इफ एल्स इफ का ऑल्टरनेटिव, और ये मल्टीवे डिसीजन मेकिंग करेगी। इसके अलावा इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल्स के साथ काम करेगी, फ्लोट और डबल के साथ ये एरर जनरेट कर देगी। और इन 4 कीवर्ड्स का आपने काम याद रखना है। ये स्विच क्या करता है? एक्सप्रेशन चेक करता है, केस ऑप्शंस को चेक करेगा, डिफॉल्ट लास्ट जो अनहैंडल्ड ऑप्शन होगी उसके लिए होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट स्विच की बॉडी से एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होगी। इन चारों कीवर्ड्स का अगर काम आपके ज़हन में आ गया तो अब हम नेक्स्ट इसका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। उसमें ये चारों अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये जो मकसद हमने पढ़ा है ये सिंटैक्स में कहां पूरा उतरता है। तो आइए अब हम इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, जब ये स्टेटमेंट स्टार्ट होगी तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा? स्विच। और स्विच के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको चेक करना होगा। तो जैसे अभी हमने लास्ट स्क्रीन के ऊपर ये चीजें देखी थी कि स्विच का काम क्या था? किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को चेक करना। तो सबसे पहले स्विच, और स्विच के आगे ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन दैट इज टू बी चेक्ड। इसके बाद हम स्विच की बॉडी स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टेटमेंट की बॉडी आपको मालूम है पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। ये बॉडी स्टार्ट और ये बॉडी एंड के लिए सिंबल यूज होता है। इस बॉडी के अंदर बहुत सारी आप देखें केस स्टेटमेंट्स आपको लगी नजर आ रही हैं। और केस स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या चीज देखी है कि ये किसी ऑप्शंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी? किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को चेक करेगी और यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू हर केस के साथ मैच होगी, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ एंड सो ऑन। अब केस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी इसको लिखना देखते हैं। सबसे पहले केस का वर्ड आएगा और केस के आगे वैल्यू 1 या लेबल 1, यानी इस वेरिएबल की अगर ये वैल्यू हो तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो उसके नीचे लिखी जाएगी। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये इफ की कंडीशन है, ये उस कंडीशन की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू मैच करती है तो जो स्टेटमेंट चलानी है वो कौन सी होगी? स्टेटमेंट 1। यानी मैं स्विच की मदद से कंपाइलर को क्या कह रहा हूं कि इस वेरिएबल को चेक करो। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये है जो लेबल 1 में लिखी गई, यानी केस 1 वाला ट्रू होता है, तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है? स्टेटमेंट 1। अगर लेबल 1 मैच नहीं करता फिर केस लेबल 2 सेकंड लेबल मैच करो और जो स्टेटमेंट चलानी है वो उसके नीचे लिखी होगी स्टेटमेंट नंबर 2। एंड इसी तरह केस के आगे लेबल 3, अगर ये तीसरी वैल्यू मैच करती है तो जो स्टेटमेंट चलानी है वो कौन सी होगी? स्टेटमेंट नंबर 3। इस तरह जितनी इफ कंडीशंस आपने लगाई हैं उतने आप यहां क्या लगाएंगे? केस स्टेटमेंट लगाएंगे, और वो केस स्टेटमेंट हर एक वैल्यू को चेक कर रहा होगा। हर केस के नीचे अगर आप देखें तो आपको रेलेवेंट स्टेटमेंट लिखी नजर आएगी। तो केस लिखना कैसे है एक बार फिर देखिएगा। केस के आगे लेबल आएगा, लेबल का मतलब वो वैल्यू जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, और केस लेबल जो है वो टर्मिनेट होगा कॉलन के साइन से। आप देखें हर केस के बाद क्या लगा है? कॉलन। यहां आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केस के बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं जिससे एरर जनरेट हो जाएगा। तो आपने हर केस लेबल को एंड करना किससे? कॉलन साइन से।
और उस कॉलन के नीचे वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आ जाएंगी जो ये केस लेबल मैच करेगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस तरह आप तमाम ऑप्शंस को केसेस लगा के चेक करेंगे और जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी तो एंड में एक डिफॉल्ट केस लगेगा। डिफॉल्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि आमतौर पर तो ये लास्ट में लिखा जाता है, चूंकि ये भी एक केस है तो डिफॉल्ट के बाद क्या लगाया जाएगा, कॉलन, और इसके नीचे वो स्टेटमेंट आ जाएगी जो कब एग्जीक्यूट होगी, जब ऊपर मौजूद कोई केस मैच ना करे। यानी इस वेरिएबल ने जो वैल्यू दी है वो लेबल 1 से भी मैच नहीं की तो स्टेटमेंट 1 नहीं चली, अगर वो 2 से मैच नहीं की तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी नहीं चली, अगर वो 3 से मैच नहीं की स्टेटमेंट 3 भी नहीं चलेगी। जब कोई केस लेबल मैच नहीं होगा तो फिर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डिफॉल्ट के नीचे जो स्टेटमेंट नंबर के लिखी है। तो इस तरह आप मल्टी वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो केसेस की शक्ल में है। इस वेरिएबल की वैल्यू जिस लेबल से मैच करेगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कोई केस लेबल मैच ना करे तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो डिफॉल्ट के नीचे लिखी होगी। अब डिफॉल्ट के बारे में भी एक बात सुन लीजिएगा, ये डिफॉल्ट एक ऑप्शनल केस है। यानी डिफॉल्ट केस ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि आप इसे लिखें या ना लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई केस मैच नहीं करता फिर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए इसका लगाना बेहतर है ताकि अगर कोई इररेलेवेंट वैल्यू एंटर की हो तो फिर डिफॉल्ट में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, यूजर को पता लग जाए कि मैंने कोई इररेलेवेंट वैल्यू एंटर की है। इसी तरह ये जो डिफॉल्ट केस है इसकी कोई जगह भी फिक्स नहीं है। ये जरूरी नहीं कि अगर मैंने एंड में लिखा है तो आप भी एंड में लिखें। ये पहले केस से पहले भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ये लिखा कहीं भी जा सकता है स्विच की बॉडी के अंदर अंदर, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब कोई केस मैच नहीं करेगा तब इसने एग्जीक्यूट होना। तो ये ऑप्शनल लास्ट केस है और इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पोजीशन नॉट फिक्स्ड। इसी तरह केस ने क्या काम किया है, केस का काम यह है ऑप्शंस को चेक करना, जैसे हमने पहले देखा था। स्विच का काम आपने क्या देखा है, ये वेरिएबल को चेक कर रहा। अब स्टूडेंट इस सिंटेक्स में एक चीज रह गई। हमने लास्ट स्क्रीन के अंदर 4 कीवर्ड्स देखे थे। एक कीवर्ड ब्रेक। ब्रेक का काम क्या देखा था, इट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच। इसका काम स्विच की बॉडी से कंट्रोल को बाहर ले जाना है। यानी जब कोई केस ट्रू हो गया, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद अगले केसेस को मैच नहीं करना या उनको एग्जीक्यूट नहीं करना, तो हर केस के एंड में हम एक ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई कर देंगे, जिससे सिर्फ रेलिवेंट केस एग्जीक्यूट होगा, बाकी केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम असल में हर केस स्टेटमेंट के अंदर है, और हर केस में लास्ट में जो स्टेटमेंट आएगी वो कौन सी होगी, ब्रेक। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो उसका एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है, आइए वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ने इस वेरिएबल को चेक किया और इस वेरिएबल के साथ सेकंड केस मैच कर जाता है। यानी पहला केस मैच नहीं किया, सेकंड केस मैच कर गया। अगर हमारी दी हुई वैल्यू के मुताबिक सेकंड केस मैच कर गया तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होने के बाद अगले वाले जितने केस हैं वो भी सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाने का यह नुकसान है कि जो मैचिंग केस है वो तो चलेगा, लेकिन उसके बाद वाले केसेस भी सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कंपाइलर डायरेक्ट करता है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करें ताकि अगले केस एग्जीक्यूट ना हो सके, सिर्फ जो रेलिवेंट केस है वो एग्जीक्यूट हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट की प्रॉपर जगह वो कौन सी है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसे कहां अप्लाई करेंगे, हर केस के अंदर लास्ट स्टेटमेंट के तौर पे। और चूंकि ब्रेक एक स्टेटमेंट है तो ब्रेक टर्मिनेट किससे होगी, सेमीकोलन से। तो इसका मतलब है जब आप ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे तो आपने अगला केस शुरू होने से पहले पिछले केस की लास्ट स्टेटमेंट क्या चेक करनी है, ब्रेक। अब इसका क्या फायदा होगा, देखिएगा मैंने डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि इसके बाद तो कंट्रोल वैसे ही स्विच की बॉडी से बाहर आ जाना, तो यहां लगाना जरूरी नहीं।
ऊपर वाले तमाम केसेस की बॉडी के अंदर लास्ट स्टेटमेंट में ब्रेक आएगी। अब इस सिचुएशन को देखते हुए आप पुराना केस दोबारा कंसीडर करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू दी जिसपे दूसरा केस लेबल मैच करता है। अब क्या होगा, सेकंड केस ट्रू हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 चलेगी और जैसे ही ब्रेक का वर्ड मिलेगा कंपाइलर उसको स्विच की बॉडी से बाहर ट्रांसफर कर देगा। इससे अगले केस एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे, सिर्फ जो रेलिवेंट केस है उसी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यह सिंटैक्स आपने समझा होगा। इसमें चारों पार्ट्स की वर्किंग समझ आई होगी कि स्विच के आगे काम क्या करना है, केस के आगे क्या लिखना है, ब्रेक किस लिए इस्तेमाल होगी और डिफॉल्ट किस लिए यूज होता है। अब इसी सिंटैक्स को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की सूरत में अप्लाई करते हैं। जैसे आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया था जो यूजर से डे का नंबर पूछता था और डे नेम प्रिंट करता था। यानी डे की वैल्यू अगर 1 होती थी तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 होगी तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, 3 होगी तो वेडनेसडे एंड सो ऑन। अब ये चूंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हमने उस वक्त इफ एल्स इफ से ये प्रोग्राम डेवलप किया था। अब हम वही काम स्विच की मदद से परफॉर्म करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम का टाइटल देखिएगा, गेट डे नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट डे नेम। आपने यूजर से डे का नंबर पूछना है और डे का नाम प्रिंट करना है। इसका मतलब है आपको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें आप यूजर से डे की इनपुट लेंगे। तो हम इस मकसद के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम डी रख देते हैं। तो इंटीजर डी एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फिर हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे, CLR SCR का फंक्शन यूज करेंगे और इस वेरिएबल डी के अंदर यूजर से इनपुट मांगेंगे। इनपुट लेने के लिए पहले एक मैसेज देंगे यूजर को, printf का फंक्शन यूज करेंगे printf, और ये फंक्शन मैसेज क्या देगा, एंटर डे नंबर। इसके बाद scanf लगा के scanf का फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर इनपुट लेगा। चूंकि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या देंगे, %d, और कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम है d, लेकिन वेरिएबल के नाम से पहले आपको मालूम है एम्परसेंड का साइन लगाना है। अब ये scanf का फंक्शन जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे उसे वेरिएबल डी के अंदर स्टोर कर देगा। फॉर एग्जांपल, हमने एंटर किया 5, इसका मतलब है scanf ने वो वैल्यू 5 कहां पहुंचा दी, वेरिएबल डी के अंदर। यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आप लेट सपोज ये एक आउटपुट स्क्रीन है और यहां पे लिखा आया एंटर डे नंबर। आपने एंटर किया यहां 5, इसका मतलब है ये 5 वैल्यू कहां मौजूद है, वेरिएबल डी के अंदर scanf ने ट्रांसफर कर दी। अब हमारा मकसद क्या है कि हम इस वेरिएबल को 7 टाइम्स हमने चेक करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है। इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इस स्टेटमेंट को, इस वेरिएबल को हम स्विच के जरिए चेक करवाते हैं। अब देखें इस प्रोग्राम को हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब सिंटैक्स याद करें, सबसे पहले क्या आता है, स्विच, और स्विच के आगे ब्रैकेट में हमने क्या देना है, वेरिएबल जिसको चेक करना है। सिंटैक्स याद कीजिएगा। तो स्विच के आगे वेरिएबल का नाम क्या है, डी। मैं कहता हूं स्विच स्टेटमेंट किसको चेक करे, वेरिएबल डी को। तो पहली लाइन में हमने स्विच के साथ वेरिएबल का नाम लिख दिया। इसके बाद हम स्विच की बॉडी बनाएंगे और इस बॉडी के अंदर डे के अंदर चूंकि 7 वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है यहां 7 केसेस लगेंगे। हर केस एक ऑप्शन को चेक करेगा। पहला केस डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेबल 1 की जगह आएगी वैल्यू। तो केस अगर 1 हो और 1 के बाद कॉलन का साइन जो टर्मिनेट करेगा। तो केस अगर डी की वैल्यू क्या हो, 1, अगर 1 हो तो क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट हो जाए printf मंडे। और आपको मालूम है लास्ट स्टेटमेंट कौन सी यूज करनी है जब आपका केस एग्जीक्यूट हो जाए, ब्रेक। इसके बाद इसी चीज को हम रिपीट करेंगे अगले केस के लिए। केस 2 हो जाए
और टू भी चूंकि केस के सामने लिखा गया इसलिए कॉलन से वो टर्मिनेट होगा। इसका मैसेज क्या बन जाएगा, प्रिंट एफ ट्यूसडे, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगी, ब्रेक। फिर अगला केस लिखेंगे हम, केस नंबर 3। केस 3 के बाद फिर कॉलन आएगा, प्रिंट एफ का मैसेज आएगा, ट्यूसडे की बजाय ये वेडनेसडे आ गया, और इसके बाद फिर ब्रेक आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद केस 3 के बाद अब हम आए हैं केस 4, कॉलन लगाया, प्रिंट एफ, वेडनेसडे के बाद अगला दिन है थर्सडे का, और इसके बाद फिर ब्रेक आ जाएगी। केस 4 के बाद केस 5, केस 5 की प्रिंट ऑफ का मैसेज क्या आएगा, फ्राइडे, और इसको ब्रेक कर देंगे अगला केस शुरू होने से पहले। इसी तरह केस 6, इसमें मैसेज आएगा सैटरडे और ब्रेक। फिर केस आएगा 7 में मैसेज आएगा संडे और इसके बाद ब्रेक। स्टूडेंट्स, 7 केसेस तो हमने पूरे कर दिए। अगर आपने प्रोग्राम में डी की वैल्यू 5 दी है, इसका मतलब है स्विच डी की वैल्यू है 5, क्या 1 मैच करेगा? नहीं, मंडे और ब्रेक प्रिंट नहीं होंगी। इस तरह 2 भी मैच नहीं करता, ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। 3 भी मैच नहीं करता, ये भी नहीं चलेंगी। 4 भी मैच नहीं करता, 5 मैच करता है। इसका मतलब है स्विच कंट्रोल को कहां ट्रांसफर करेगा, केस 5 पे। यहां क्या प्रिंट होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, फ्राइडे, जो मैसेज दिया होगा। और इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ब्रेक आपको कहां ट्रांसफर कर देगी, स्विच की बॉडी से बाहर। इसका मतलब है अगले वाले केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना वो मैच करेंगे। लेकिन अगर आप देखें, आप यहां 5 की जगह 15 दे दें, फिर क्या होगा, ना 1 मैच किया, ना 2, ना 3, ना 4, 5, 6, 7। इसका मतलब है आपका प्रोग्राम ऐसी वैल्यू लेके आ रहा है जिसको कोई केस हैंडल नहीं कर रहा। अब अनहैंडल्ड केसेस के लिए कौन सा केस होता है, डिफॉल्ट। इसका मतलब है हमें यहां पे एक डिफॉल्ट केस लगाना पड़ेगा। डिफॉल्ट केस चूंकि एंड में चलना है, इसलिए हमने उसे एंड में ही लगाया है। और डिफॉल्ट के बाद कॉलन का साइन आएगा, और डिफॉल्ट में हम वो मैसेज देंगे इनवैलिड डे नंबर। तो मैसेज प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा, इनवैलिड डे। इसके बाद आपकी स्विच की बॉडी क्लोज हो जाएगी, और स्विच की बॉडी क्लोज करने के बाद आपने मेन फंक्शन की बॉडी को भी क्लोज करना है। पहला जो साइन है ये स्विच की बॉडी क्लोज कर रहा है इसके लिए, और ये वाला जो साइन है ये मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज करेगा। अब आप अगर 15 देते हैं तो चूंकि कोई केस मैच नहीं कर रहा, कौन सा केस चलेगा, डिफॉल्ट, और स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड डे नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये थी मल्टीवे डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट देखा, उसकी 4 कीवर्ड्स को डिस्कस किया, उसका सिंटैक्स पढ़ा, और उस सिंटैक्स को हमने एक प्रोग्राम की शक्ल में अप्लाई करके लिख दिया। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोग्राम, सिंटैक्स, स्विच की 4 कीवर्ड्स, इन सब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उम्मीद है आपने इस सवाल को ध्यान से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स इफ का और स्विच का कंपैरिजन करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे जो स्विच से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।